हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 तो एससीईआरटी ईवीएस की समरी को। इसके अलावा हम क्लास 3 और क्लास 4 की समरी को डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो समरी है एससीईआरटी ईवीएस की बुक्स की, ये आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग ये जो समरी है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। साथ ही एक बात हम आपको और बता दें कि अभी यहाँ पर हम ईवीएस की समरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से हम जो सभी सब्जेक्ट हैं उनकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो क्लास 5 है इसको भी हमने क्लास 3 और 4 की तरह ही चैप्टर वाइज लिया हुआ है, यानी कि चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पर हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है पटना से नाथुला की यात्रा। तो यहाँ पर जो पटना है ये बिहार की राजधानी है, एंड जो नाथुला है ये सिक्किम में एक दर्रा है। एंड जो सिक्किम की राजधानी है ये गंगटोक है, और जो गंगटोक है ये समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो टाइगर हिल है ये दार्जिलिंग में है, एंड जो दार्जिलिंग है ये पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल है, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। इसके अलावा और भी स्थल हैं, जैसे कि जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, एंड लैड बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल जो पार्क है, ये सभी भी कहाँ पर हैं? दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा जो जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर याक पाए जाते हैं, एंड इसके अलावा जो याक है ये सिक्किम में भी पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं कि जो याक है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है जूलॉजिकल पार्क में। साथ ही जूलॉजिकल पार्क के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिक्किम में। एंड हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये है दार्जिलिंग में, और इसकी जो स्थापना है, स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में। तो ये डेट भी आपको याद रख लेनी है। और ये क्यों हुई थी? जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है तो ये इस वजह से हुई थी, जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पर जब तेंजिन नोर्गे हैं इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, तो इसी के उपलक्ष्य में फिर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी 1954 में। आगे हम तेंजिंग नोर्गे के बारे में भी जान लेते हैं कि जो तेंजिंग नोर्गे थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, और ये 20 साल की उम्र में ही कुली का काम करते थे। यानी कि ये उसी इलाके में रहते थे जहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, और वहाँ पर जो भी टूरिस्ट जाते थे तो उनको गाइड करने का काम या फिर कुली का काम ये वहाँ पर किया करते थे। तो कई लोगों को ये गाइड करते रहते थे, इस वजह से इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था, किंतु ये पढ़े लिखे नहीं थे, बट फिर भी इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। और इनका जो जन्म है ये तिब्बत में हुआ था, बट बाद में ये भारत के मूल निवासी बन गए थे। और सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़े और भारत का झंडा फहराया। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ये 8848 मीटर है, एंड तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें कि हाल फिलहाल में बिहार की पर्वतारोही जो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें कि जो सिक्किम है, तो सिक्किम में लेपचा, नेपाली, भूटिया जनजातियां निवास करती हैं, और जो रोमटेक मोनेस्ट्री करमापा है ये सिक्किम में है, और ये बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, और प्राचीन समय में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, तो ये सिक्किम से मतलब भारत से कह सकते हैं, क्योंकि भारत जो है भारत में ही सिक्किम है, और सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा से होकर के एक रास्ता जाता है चीन के लिए, तो प्राचीन टाइम में इसको सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। एंड जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितनी दूरी पर है गंगटोक से और कितनी ऊंचाई पर है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो चैप्टर दूसरा है खेल, यानी कि इसमें खेल के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर एक खेल होता है खो खो। खो खो खेल होता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें होते हैं 12 खिलाड़ी, 9 मुख्य होते हैं और 3 विकल्प के रूप में होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा जो और भी प्रमुख खेल होते हैं उसको हमने क्लास थर्ड की जो SCERT EVS की बुक है उसमें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने सभी खेलों को लिया नहीं है। यहाँ पर जो मेनली खो खो के बारे में बताया गया था उसी को हमने ले लिया है, किंतु जो क्लास थर्ड की बुक है उसकी समरी भी आप लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें और कई सारे खेल मेंशन हैं एंड किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर अच्छे से बताई हुई हैं। एंड मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, और जो सूमो मार्शल आर्ट है ये जापान की है, एंड जो गतका है ये सिख धर्म की प्रमुख मार्शल आर्ट है। साथ ही जो गुरु गोविंद सिंह हैं इन्होंने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। गतका सिख के सैन्य रूप का ही हिस्सा है, यानी कि जो गतका है तो जो सिख के सैनिक लोग होते हैं उनका ही ये गतका हिस्सा है, और ये आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। इसके अलावा जो ये गतका है तो इसको हिंदू और मुस्लिम भी खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गतका है वो सिख धर्म का है तो सिर्फ सिख लोग ही इसको खेलते हैं, बट इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम भी इसको खेलते हैं। और सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर इसको खेलते हैं मुख्यतः। इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के अंतिम गुरु थे, और पटना साहिब जो मतलब इनका जो जन्म स्थान है वो पटना साहिब है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें चैप्टर तीसरा, तो चैप्टर तीसरा है बीजों का बिखरना। तो इसमें बीजों के बिखरने के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं वो कौन थे? वर्धमान महावीर थे। एंड वर्धमान महावीर का मंदिर है जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में स्थित है। तो ये भी याद रखना है आपको। जो जमुई जिला है ये बिहार का जिला है, और कुछ जो जैनीय समूह थे मतलब जैन धर्म को मानने वाले जो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो महावीर की जन्मस्थली है वो यहीं पर है। कहाँ पर? जहाँ पर इनका ये मंदिर बना हुआ है लछुआड़ गांव में। तो कुछ लोग यहीं पर इनकी जन्मस्थली भी मानते हैं। और तरह तरह के बिखरते बीज, यानी कि जो बीज हैं वो किस किस तरीके से बिखरते हैं। चटक कर फट कर बिखरने वाले बीज, तो हर श्रृंगार का बीज, गुल मेहंदी का बीज, ये चटक करके या जो उनकी मतलब फलियाँ होती हैं बीजों की तो वो फट करके बीजों का बिखराव होता है। हवा में उड़ने वाले बीज जैसे कि कपास के बीज हैं तो ये हवा के द्वारा उड़ करके दूर दूर तक चले जाते हैं। पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज तो कमल एंड कुमुदनी हो गया। जानवरों की सवारी कर बिखरने वाले बीज तो ये गोखरू का बीज होता है। और पक्षियों द्वारा बिखराव तो ये लसोड़ा, पीपल, बरगद और अमरूद के जो बीज होते हैं ये पक्षियों के द्वारा इनका बिखराव होता है। एंड अगला चैप्टर जो चैप्टर 4 है मेरा बगीचा, तो इसमें हर्बेरियम के बारे में बताया गया है। यानी कि जो हर्बेरियम होता है ये एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, क्योंकि इसमें जो प्रमुख वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे, उनके जो पार्ट हैं, पत्तियाँ हो गए या फूल फल, तो उनका संग्रह किया जाता है। इस वजह से इसको एक वनस्पति संग्रहालय की तरह ही देखा जाता है जो हर्बेरियम होता है, जिसमें पेड़ व घास की पत्तियाँ, पेड़ पौधे के मुख्य अंश को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा बबूल और कैक्टस ये मरुस्थलीय पेड़ हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये पूछ लिया जाता है कि जो बबूल है या फिर जो कैक्टस है ये कैसे पेड़ हैं, तो ये मरुस्थलीय पेड़ होते हैं। एंड अगला चैप्टर 5 है ऐतिहासिक स्मारक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। और इसकी जो स्थापना है ये कुमार गुप्त ने करवाई थी, जो कि एक गुप्त शासक था। और ये स्थापना कब करवाई थी? 5वीं शताब्दी में। साथ ही इसमें लगभग 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक थे उस टाइम। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यानी कि जैसे कोरिया हो गया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि कई ऐसे देश हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आते थे। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है इसके बारे में तो लगभग सभी ने ही सुना होगा। तो इसने भी यहाँ पर अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद में फिर इसने यहाँ पर पढ़ाया भी था। यानी कि पहले पढ़ा और फिर बाद में पढ़ाया भी था।
8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्कर्ष का काल रहा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके उत्कर्ष का काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक खूब चला ये। इसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत में इसका अंत हो गया। जो बख्तियार खिलजी था इसने इसको ध्वस्त कर दिया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण थे तथा 10 मंदिर थे, यानी कि जो विश्वविद्यालय काफ़ी बड़ा बना था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पर 8 अलग अलग प्रांगण थे और 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्याना केंद्र भी थे। पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जो 9वीं मंजिल में था, यानी कि जो पुस्तकालय होता था उसको धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, और जो नालंदा विश्वविद्यालय की 9वीं मंजिल पे स्थित था। इसमें 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक, रत्न सागर। तो ये आपको याद रखने हैं। एंड इसके प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, तो जो इस एग्ज़ाम को पास करता था वही फिर उस विद्यालय में प्रवेश ले पाता था। तो प्रवेश द्वार पर 4 पंडित होते थे, जो कि प्रवेश परीक्षा लेकर के विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। और क्योंकि ये ध्वस्त हो चुका था तो इसको पुनर्जीवित करने का जो काम है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। और इसके अलावा कुछ स्मारक देख लेते हैं जो बिहार के स्मारक हैं। तो क्योंकि ये बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है। मगध की राजधानी पहले ग्रीवरेज थी, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, एंड बाद में पाटलिपुत्र बनी और पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये नालंदा में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में, बोधगया बिहार में, और जो वैशाली है ये महावीर की जन्मस्थली है। यानी कि जो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। लेकिन इनके जो कुछ जैन अनुयायी थे, जैन समूह के लोग, वो इसको लछुआ गांव में मानते थे। इसके अलावा सूफी संतों का केंद्र बिहार था, और गोलघर पटना में स्थित है। देव सूर्य मंदिर ये औरंगाबाद में है। अशोक के कुछ स्तंभ बिहार से भी मिले हैं, तो कौन कौन से मिले हैं? नंदनगढ़, लोहिया और कोल्हुआ स्तंभ। इसके अलावा जो जल मंदिर है ये पावापुरी में है, और महाबोधि मंदिर ये गया में स्थित है। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोतीहारी का केसरिया का स्तूप है ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। यानी कि बौद्ध स्तूपों की यदि बात करें तो जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कौन सा है? मोतीहारी का केसरिया का स्तूप। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। एंड आगे यदि हम बात करें, अगला जो चैप्टर है सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं? मतलब जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, झील, झरने आदि सभी चीज़ों से सिंचाई करी जाती है। एंड यहाँ पर कुछ फसलों के बारे में बताया गया है कि खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एंड जो खरीफ की फसलें हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो इस जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में धान के बारे में बताया गया है। तो जो धान है ये खरीफ की फसल होती है, और धान को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो रबी की फसल है, तो रबी की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। एंड ये जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, एंड जनवरी और फरवरी में काटी जाती हैं। आगे अगर बात करें अगले चैप्टर की, जितना खाओ उतना पकाओ, यानी कि जितना हम खा सकते हैं उतना ही हमें पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा खाना बच जाता है तो फिर वो बासा हो जाता है। उसके बाद यदि आप खाते हैं तो फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें एक कहानी है कि शेखपुर में बारात में खाना खा कर के 20 लोग बीमार हो गए थे, क्योंकि जो खाना है वो ज़्यादा हो गया था, और बाद में जब लोगों ने खाया तो फिर उसको खा करके बीमार हो गए। तो इस वजह से जितना खाओ उतना ही पकाओ। एंड लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पूरे चैप्टर में कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें यदि लंबे समय तक संरक्षित करना है तो उसमें से जो पानी का अंश होता है उसको निकाल देना चाहिए। इसी वजह से जब सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि जब घरों में अचार रखा जाता है तो काट करके पहले उसको सुखाया जाता है, ताकि जो उसका पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए। एंड आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर है चैप्टर जो 8वां है, रास की जंग मलेरिया के संग। यानी कि यहाँ पर जो रोनाल्ड रॉस थे उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने मतलब मलेरिया के बारे में यहाँ पर बताया है। तो मलेरिया जो होता है ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलती है, और ये मादा एनाफ्रीज मच्छर से फैलती है। तो ये जानकारी हमें रोनाल्ड रॉस ने ही दी थी।
और इस वजह से इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इनका जो जन्म है ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। और जो मलेरिया होता है तो मलेरिया का उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है और इसी औषधि से ही मलेरिया का उपचार किया जाता है। इसके अलावा जो चैप्टर 9 है मैंने नक्शा बनाया, तो यहाँ पर जो बिहार का मैप है उसके बारे में बताया गया है। तो जब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जो बिहार का मैप है उसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ पर सिर्फ मैप के बारे में बताया गया है, कोई चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो इस वजह से जब हम बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे तो उसी के साथ चीज़ों को पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारी फसलें हमारा खान पान। तो जो रबी की फसलें होती हैं ये सर्दी में होती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, सरसों, चना, जौ, धनिया, मटर और टमाटर। जायद की जो फसलें होती हैं ये गर्मियों की फसलें होती हैं, मूंग, उड़द, तरबूज, खीरा और ककड़ी। वहीं जो खरीफ की फसलें होती हैं बरसात में, जैसे कि धान हो गया, मक्का, गन्ना, कपास, बाजरा और अरहर। तो ये कुछ फसलों के बारे में है जहाँ पर आपको रबी की फसलें कौन सी हैं, जायद की फसलें और खरीफ की फसलों के बारे में जानना है। आगे कुछ भोज्य पदार्थ हैं और स्थान दिए हुए हैं कि कौन सा भोज्य पदार्थ कहाँ पर प्रसिद्ध है, जैसे कि खाखड़ा और दाल ये गुजरात, एंड इडली डोसा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन है। पाव भाजी मुंबई की, लिट्टी चोखा बिहार, मछली चावल बंगाल का, दाल बाटी राजस्थान का। इसके अलावा कुछ भोज्य पदार्थ और जो स्थान हैं इनके बारे में हमने क्लास 3 की जो एससीईआरटी है वहाँ पर भी डिस्कस किया है, तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर से देख लेना। और आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर जंतु जगत एंड सुरक्षा संरक्षण। तो इस चैप्टर में सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी के बारे में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से ये कहानी सभी को पता ही होगी, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में कई बार पढ़ी है इस कहानी को। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं कि वाल्मीकि अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो वाल्मीकि अभ्यारण्य है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में है और कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कांवड़ झील, आपको याद ही रखना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी कि बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पर मुख्यतः बाघों का संरक्षण किया जाता है। मतलब और भी जानवर होते हैं लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो यहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। साथ ही अमृता बिश्नोई की यदि बात करें तो ये राजस्थान से थी। और जो बिश्नोई है, बिश्नोई का अर्थ होता है 29 यानी कि 29, और इनके जो गुरु थे वो जम्भाजी थे। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो चैप्टर है मान गए लोहा। तो इसमें विकलांगता के बारे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं थी। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही मिला कि जो विश्व विकलांगता दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेल लिपि के बारे में भी बताया गया था। तो जो ब्रेल लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं या दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, मतलब जिनको देखने में समस्याएं होती हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि इम्पोर्टेंट होती है। मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं। आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर जो 13 है पानी और हम। तो यहाँ पर पानी के स्रोतों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा 18 अगस्त 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी, तो ये आई थी 18 अगस्त 2008 में। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 14 सूरज एक काम अनेक। तो यहाँ पर सौर कुकर के बारे में बताया गया है कि जो सौर कुकर होता है इसकी दीवारें और पेंदी काले रंग की पुती हुई होती हैं और जो ऊपर का ढक्कन होता है वो पारदर्शी कांच का होता है। तो काले रंग की इस वजह से होती हैं क्योंकि जो काला रंग है ये सूर्य की किरणों को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, तो इस वजह से ये काले रंग की होती हैं। और ऊपर का जो ढक्कन होता है वो पारदर्शी कांच का होता है ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो आसानी से उसके अंदर जा सके। इसके अलावा इसके अंदर रखे एल्यूमिनियम के डिब्बे में रख करके खाना पकाया जाता है। और सौर ऊर्जा की शक्ति को हम कई तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है उसका प्रयोग हम कई प्रयोग में लाते हैं। सौर ऊर्जा से छोटी छोटी बैटरियां चार्ज की जाती हैं और मोटर गाड़ियां चलाई जाती हैं। मतलब अब कई सारी मोटर गाड़ियां ऐसी बन गई हैं जो सौर ऊर्जा की बैटरी से चलती हैं, यानी कि बैटरियों को चार्ज कर लिया जाता है उसके बाद फिर वो चलाई जाती हैं।
इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार हो रहा है कि जो ट्रेन है उसको भी सौर ऊर्जा से चलाया जाए, तो इस पर भी बात चल रही है। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, एंड अगला चैप्टर है हमारा जंगल। तो जंगल के बारे में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर धरहरा की परंपरा, तो जो धरहरा की परंपरा है ये एक परंपरा बनाई भागलपुर ज़िले के नवगछिया प्रखंड के लोगों ने, और इसका क्या मतलब था कि ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं यहाँ के लोग। तो वहाँ पर बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हुए एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और 10 पौधे लगाते हैं। यानी कि जब बेटियों का जन्म होता है तो उसको एक पर्यावरण के अवसर के रूप में एक धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और 10 पौधे लगाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे जो चैप्टर 16 है, चलो सर्वे करें, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, सर्वे के बारे में बताया गया है। रामू काका की दुकान, आवास। तो आवास की यदि बात करें तो आवास यानी कि घरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और पशु पक्षियों के घोंसले वगैरह उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमने उन पॉइंट्स को नहीं लिया है। और बाकी जो चलो सर्वे करें रामू काका की दुकान, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। और जो अगला चैप्टर है तरह तरह के व्यवसाय, तो व्यवसाय यानी कि कामगारों के बारे में भी हमने जो चैप्टर क्लास 4th की SCERT है वहाँ पर हमने पढ़ा ही था व्यवसाय वगैरह के बारे में। और जो चैप्टर 20 है रामपुर वाले चाचा की शादी, तो इसमें भी कुछ खास नहीं था, बस एक ही पॉइंट मिला कि जो बंगाल है वहाँ पर शुभ कार्यों के समय उलू उलू ध्वनि तथा शंख ध्वनि की शंख ध्वनि करने की प्रथा है। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था कि जब भी बंगाल में कोई शुभ कार्य होता है तो उलू उलू की ध्वनि की जाती है, या फिर शंख ध्वनि की शंख ध्वनि भी की जाती है। इसके अलावा जो चैप्टर 21 है लकी जब बीमार पड़ा, तो यहाँ पर भी मलेरिया के बारे में ही बताया गया था, तो मलेरिया को भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बस इतना ही जान लेते हैं कि जो लकी था ये मलेरिया से बीमार हो गया था, और मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, ये हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा मच्छर से होने वाले और भी कई रोग हैं, जैसे कि जो मलेरिया होता है ये मच्छर से होता है, इसके अलावा मच्छर से और भी कई रोग होते हैं, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार और इंसेफ्लाइटिस। तो ये कुछ रोग हैं जो कि मच्छर से होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी क्लास 5th की SCERT। आगे हम और भी सब्जेक्ट की जो SCERT है उसकी समरी लेकर आएंगे, तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।